Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of December 2022. 28 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। थोड़ा सा लेट है वीडियो आज का, आई नो, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, है ना। थोड़ा सा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी मॉर्निंग टाइम पे, सो वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन एज ऑफ नाउ। अभी थोड़ा मैं ठीक फील कर रहा हूँ। आई होप आप लोग लाइक करेंगे, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे अच्छा करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज़ माई पर्सनल गारंटी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। ये सवाल वो हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं या फिर स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर के रिगार्डिंग है। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। दूसरा स्टेटमेंट है, घर पोर्टल इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय एनसीपीसीआर। एंड तीसरा स्टेटमेंट है, एज पर द कमीशन अ चाइल्ड इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है। 1 and 2, 2 and 3, 1, 2, 3 and none of the above. So these are the options for you. एक एक करके मैं आपको बता दूं कि एनसीपीसीआर, यस, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 2007 में बॉडी बनी थी और 2005 के एक्ट के थ्रू बनी थी, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। घर पोर्टल इनिशिएटिव है एनसीपीसीआर का, यस, बिल्कुल सही बात है। एंड कमीशन 0 से 15 नहीं, 0 से 18 को चाइल्ड डिक्लेयर करता है, इसलिए 18 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो 1 and 2 आर ओनली करेक्ट, नॉट द थर्ड वन, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, व्हाट इज नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। ये भी मैंने आपको आपको पढ़ाया था। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट अलाउज टेकिंग रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ मनरेगा वर्कर्स विद द जियो टैग्ड फोटोग्राफ। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 only, 2 only, both है। बेहतरीन सवाल है, आ सकते हैं ऐसे सवाल। तो देखो, पहला स्टेटमेंट जो है इसमें से वो गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो मनरेगा जो इसकी मिनिस्ट्री हैंडल करती है, वही मिनिस्ट्री तो ये काम करती होगी ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द मिनिस्ट्री। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही की है, अटेंडेंस के लिए, ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए। तो आंसर विल बी 2 only 2। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तीसरा सवाल है, नाइग्लेरिया फाउलेरी यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में, अगर आपके नहीं होगा तो। नाइग्लेरिया फाउलेरी, इट इज़ अ ब्रेन ईटिंग अमीबा। आपको बताना है इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस। दूसरा स्टेटमेंट है, इट लिव्स इन सॉइल एंड वार्म फ्रेश वाटर सच एज लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें से सही हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सिंगल सेल्ड और आर राइट, सॉरी, नॉट रॉन्ग, दे आर राइट। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड इट लिव्स इन सॉइल एंड वार्म फ्रेश वाटर सच एज लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 3 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा जो भी आपको नया लगा। आगे मूव करते हैं, थोड़ा पीआईबी और न्यूज़ ऑन एआईआर की कुछ हम न्यूज़ आइटम्स देख लेते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है ई स्पोर्ट्स को। गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ई स्पोर्ट्स इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने अब ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया है। ये आप लोग नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अभी गैजेट नोटिफिकेशन आया था कल गवर्नमेंट का, जिसमें ई स्पोर्ट्स विल नाउ बी अ पार्ट ऑफ द मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कैटेगरी इन इंडिया, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उसने कहा है कि ई स्पोर्ट्स जो रहेगा दैट विल नाउ बी ऑफिशियली पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। तो जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे उसका पार्ट हम ई स्पोर्ट्स को रखा करेंगे। सो एक तरीके से गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है ई स्पोर्ट्स को कंट्री में। ई स्पोर्ट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन यूजिंग वीडियो गेम्स। तो ये वो कॉम्पिटिशन जो कि वीडियो गेम्स के माध्यम से किए जाते हैं, है ना। फॉरेन में तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है, लेकिन इंडिया में अभी तक इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा, क्योंकि मल्टी स्पोर्ट्स कैटेगरी में इसका कोई जगह भी नहीं थी। आपने देखा होगा कोई भी इवेंट होता है तो उसमें ये ई स्पोर्ट्स को नहीं दिया गया था, बट नाउ ई स्पोर्ट्स विल बी गिवन अ प्रेफरेंस अंडर दैट, है ना। और ये ई स्पोर्ट्स सेक्टर का ग्रोथ जो है ये बूस्ट करेगा कंट्री के, ना केवल ई स्पोर्ट इंडस्ट्री को बल्कि इकोनॉमी को भी एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा। अगली जो न्यूज़ है वो है, ये पीआईबी की न्यूज़ है, रेलवेज टू मॉडर्नाइज स्टेशंस अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो एक स्कीम है रेलवेज की, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसके अंतर्गत एमिनिटीज़ जो है पैसेंजर्स के लिए वो इम्प्रूव की जाएंगी। तो रेलवेज जो है अपने स्टेशंस को मॉडर्नाइज करेगा। कौन सी स्कीम के अंतर्गत? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत। एंड दिस स्कीम इनविसाजेस द डेवलपमेंट ऑफ स्टेशंस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस विद अ लॉन्ग टर्म विजन। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेशंस के डेवलपमेंट की स्कीम है ये। एंड बेसिकली नई एमिनिटीज़ जो हैं उनको प्रोवाइड करना स्टेशंस में, पुरानी जो एमिनिटीज़ हैं उनको अपग्रेड करना, और जो एग्जिस्टिंग एमिनिटीज़ हैं उनको रिप्लेस करके नई अपग्रेडेड एमिनिटीज़ लेकर के आना।
ठीक है ना। तो ये सब, और दूसरी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी, और उसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। रूफ प्लाजा बनाए जाएंगे जहाँ पे नहीं बने हैं, ठीक है ना। ओल्ड बिल्डिंग्स को हटा करके नई तरीके से कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में उनको, उनके स्पेस को यूज़ किया जाएगा और नई एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये जो दो न्यूज़ आइटम्स थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, नई स्कीम्स के बारे में थे और एक ई स्पोर्ट्स के बारे में था। अगली जो न्यूज़ आपको फ्रंट पेज की दिख रही होगी, नेजल वैक्सीन टू कॉस्ट 800 इन प्राइवेट सेंटर्स। तो ये कॉस्ट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम याद रखिएगा, इनको वैक, द नेम इज इनको वैक। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रा नेजल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो इनको वैक, इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रा नेजल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, इट यूजेस द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें वो एडिनो वायरस का यूज़ किया था। द एडिनो वायरस इज़ यूज्ड इन दैट, द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी विद एडिनो वायरस इज़ यूज्ड इन दिस, एंड इसका अप्रूवल दिया गया है प्राइमरली, एंड दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इनको वैक आप याद रखेगा। आज का मैप ऑफ द डे मैं आपको बता दूं, तो वैसे मैप ऑफ द डे मैं ले नहीं रहा था, लेकिन कई लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर एक मैप कम से कम डेली आप बताएं, तो मैंने सोचा मैप ऑफ द डे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, अपन कुछ नया ही सीखेंगे। तो मैप ऑफ द डे में आज मैंने चाइना इसलिए लिया क्योंकि रिसेंटली चाइना का स्कफल भी हुआ इंडिया के साथ, और चाइना न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, कोविड के कारण भी न्यूज़ में है। तो एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि चाइना आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ चाइना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाइना, और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, यहाँ भूटान के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये अपन इंडिया को पूरा, अफगानिस्तान भी कवर कर लेते हैं। मैं तो इंडिया को हमेशा अफगानिस्तान के साथ इमेजिन कर पाता हूँ, उसके बिना नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चाइना के यहाँ पे बॉर्डर नॉर्थ कोरिया के साथ भी शेयर हो रहा है। दिस इज़ द थिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है चाइना, एंड इधर साइड आपका कुछ वाटर बॉडीज और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पे डेजर्ट है, टकला मकान डेजर्ट आपको दिख रहा होगा, देन यहाँ पे गोबी डेजर्ट आपको दिख रहा होगा। दिस इज़ योर, थोड़ा सा मंगोलिया से बॉर्डर शेयर करता है ऊपर मंगोलिया, और यहाँ पे गोबी डेजर्ट यहाँ पर है, टकला मकान यहाँ पर है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे प्लेटू ऑफ तिब्बत है, कुनलुन शान माउंटेन्स है, अल्तून शान माउंटेन्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको हांगहो रिवर, जिसको येलो रिवर बोलते हैं, यहाँ पे यांगजी रिवर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये, चाइना की है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ जो वाटर बॉडीज़ चाइना क्लेम करता है, जैसे यहाँ पे कई बार वो इंटर भी कर जाता है। यहाँ पे येलो सी है जिसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, देन यहाँ पे पैसिफिक ओशन का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे साउथ चाइना सीज को बोला जाता है ना, ताइवान के नीचे वाला जो पोर्शन है। तो ये ताइवान का पोर्शन है, ताइवान के नीचे यहाँ पे साउथ चाइना सी है। ताइवान और चाइना के बीच में आप सबको पता है वन चाइना पॉलिसी का एक इशू है, कि ताइवान खुद को बोलता है कि हम चाइना है, चाइना खुद को बोलता है कि हम एकमात्र चाइना है, दूसरा कोई चाइना नहीं है। याद रखिए। यहाँ पे आपको पर्ल रिवर दिख रही होगी, दिस इज़ योर पर्ल रिवर। तो यहाँ पे आपको पर्ल रिवर दिखेगी, दिस इज द थिंग अगेन विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज जिनजियांग प्रोविंस। चाइना को ये वाला जो पोर्शन है ना, जो ये वाला पोर्शन है, ये जिनजियांग प्रोविंस है, जहाँ पे उइघुर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। तो उइघुर्स हैं वो इसी रीजन में रहते हैं। तो ये कौन सा रीजन हो गया आपका, ये आपका वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न या वेस्टर्न रीजन आप बोल सकते हैं कि चाइना का जो है वो जिनजियांग प्रोविंस वाला रीजन है, दैट इज़ द उइघुर्स वाला रीजन जो है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये कुछ चीज़ें जो बताई वो आप याद रखेगा, है ना। तो दैट इज़ द थिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। येलो सी आपको याद रहेगा, गोबी डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट, है ना, अल्तून शाह, कुनलुन शान, है ना, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। ये तिब्बत प्लेटू है, दिस इज द तिब्बतन प्लेटू, जहाँ पर मैंने मानसून के टाइम पे आपको बताया था कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है ना। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। तो पहला जो एडिटोरियल है वो है रिटेलिंग ऑफ द इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स फ्लाइट। तो यहाँ पे बात चल रही है इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स की। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ स्टैटिक पार्ट का। जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन के दो इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं। देयर आर टू मेजर रीजन्स विच आर देयर फॉर माइग्रेशन। फर्स्ट आर द पुल फैक्टर्स, देयर आर पुल फैक्टर्स, एंड सेकंड वन इज द पुश फैक्टर्स। देयर आर पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर्स। तो जैसे कि पुल फैक्टर्स होते हैं कि जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, मान लो कि जैसे ब्रिटेन है या आपको अमेरिका जाना है, तो ये यहाँ पे क्या चीज़ पुल कर रही है, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पुल कर रही हैं। कई बार पुश फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सीरिया के लोग जो माइग्रेट कर रहे होंगे या इराक के लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों माइग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे वॉर चल रहा है। यूक्रेन के लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे वॉर चल रहा है। तो दीज आर द टू मेजर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन, दे आर द पुल फैक्टर्स एंड द पुश फैक्टर्स, ठीक है ना। पुल आप कई बार आपसे पूछे कि माइग्रेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो देखो माइग्रेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। लोग अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। मैं आपको एक नया इम्पैक्ट बताना चाहता था, एक्चुअली डेमोग्राफिक
इम्पैक्ट बताना चाहता था। क्यों? क्योंकि कई बार लोग ये लिखने मिस कर देते हैं। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो माइग्रेशन कम्युनिटी है वो देखना आपकी मेल डोमिनेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस रीजन से वो लोग माइग्रेट करेंगे वहाँ पे मेल्स की कमी हो जाएगी, और जिस रीजन पे वो माइग्रेट करेंगे वहाँ पे मेल्स की ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेक्स रेशियो निकाला जाएगा तो इस रीजन का सेक्स रेशियो बहुत अच्छा आएगा जहाँ से माइग्रेशन हुआ है, और जहाँ पे माइग्रेशन हुआ है वहाँ का सेक्स रेशियो खराब आएगा। तो ये एक डेमोग्राफिक चेंज है जो कि माइग्रेशन के कारण होता है। मैं आपको इम्पैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी तो इम्पैक्ट सब बता देंगे कि वहाँ पे कई जगहों पे क्राइम बढ़ जाता है, कई जगहों पे कंजेशन बढ़ जाता है, अर्बनाइजेशन की समस्या आती है, सब तो आप लिख लेंगे, लेकिन जो नहीं लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एडिटोरियल में आते हैं तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो डे है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, वो 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे ऑथर ने बात की कि माइग्रेंट्स का जो प्लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, स्पेशली अगर आपने कोविड-19 देखा हो एंड आफ्टरवर्ड्स। कोविड-19 के टाइम में कई बार हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि माइग्रेंट्स जो हैं वो जो बिहार और इधर लोग अपने साइकिल पे जा रहे हैं, कोई लोग पैदल निकल गए हैं दिल्ली वाले रीजन से, कुछ लोग मुंबई से निकल रहे थे, है ना। दीज थिंग्स वर हैपनिंग। और ये अगर हम माइग्रेशन का डेटा देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जो है उसने वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट निकाली थी 2022 की। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022, number of migrations were 281 million international migrants were there globally in 2020। 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स थे 2020 में, एंड नियरली 2/3 वर बीइंग द लेबर माइग्रेंट। 2/3 जो थे वो लेबर माइग्रेंट्स थे, है ना। 169 मिलियन लेबर माइग्रेंट्स इन 2019 एंड दिस फिगर टच्ड 164 मिलियन इन 2020। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है माइग्रेंट्स का, और इन माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वी द पीपल, है ना। एंड साउथ एशिया का शेयर जो इस पूरे माइग्रेशन में था लगभग 40% था, एंड साउथ एशिया गल्फ माइग्रेटरी कॉरिडोर जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइग्रेंट कॉरिडोर है। ये सब फैक्ट्स आप लिख लीजिएगा। मतलब सबसे अधिक जो माइग्रेशन है वो साउथ एशिया से गल्फ के बीच में होता है ना। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस बात है माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन इन माइग्रेंट्स का प्रोटेक्शन कैसे होगा? अब प्रोटेक्शन किन चीज़ों से होना है? प्रोटेक्शन बहुत सारी चीज़ों से होना है। पहली चीज़ उनके वेजेस का प्रोटेक्शन, ठीक है ना। दूसरे उनकी लिविंग कंडीशंस का प्रोटेक्शन, ठीक है ना। उनके मतलब ये सब लीगल, उनको कितनी हेल्प आप दे पा रहे हैं ऐसी कंट्रीज में, क्योंकि दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। अब आपको पता है कि एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था जिसको हमने बाद में देखा था, कफाला सिस्टम। आप सबको पता है कफाला सिस्टम क्या होता है? कफाला सिस्टम एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम होता है, जो कि मतलब कि एक व्यक्ति आपको स्पॉन्सर करता है एज अ माइग्रेंट होने के बाद, और आप फिर उसकी परमिशन के बिना नहीं आ सकते। ऐसा हो रहा था कतर में, ऐसा देखा गया था कि कफाला सिस्टम के कारण कई हमारे लेबर्स थे जो आना चाहते थे, लेकिन दे वर ट्रैप्ड इन दैट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, और फिर उसके कारण वो वापस नहीं आ पा रहे थे कफाला सिस्टम के कारण। तो ये सारी चीज़ें जो ये इरेगुलरिटीज़ हैं ये सामने आई। इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज़ जिसमें कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, स्कॉलर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट। वेज थेफ्ट किसे बोला जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो काम में तो लगा लेती हैं, लेकिन उनको प्रॉपर वेजेस जो उनका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेज होना चाहिए वो वेज नहीं दे रही हैं। तो इसको बोला जा रहा है वेज थेफ्ट। दिस इज नोन एज द वेज थेफ्ट। मतलब एक तरीके से आप उनकी वेज उसको चोरी कर रहे हो, ठीक है ना। कई जगहों पर देखा गया कि देयर हैज़ बीन अंडर एम्प्लॉयमेंट, there has been reduction in salaries, there has been non-payment of salaries, there has been non-payment of compensation, there has been non-payment of residual dues, है ना। ऐसा चीज़ें देखने को मिला है। कई GCC यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नेशंस है which are violating these basic labor laws and they are refusing to pay back to the laborers and all। ऐसे में बहुत सारे लेबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडियन लेबर्स आर देयर। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि कौन कौन से हैं फिर से लिख लीजिएगा आप। इरेगुलर पेमेंट हो गई, पुअर वर्किंग कंडीशंस हो गई, निगेशन ऑफ लेबर राइट्स हैं, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म, एक्सेस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस टू ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम, इरेगुलर पेमेंट, नॉन रेगुलर पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, अब्यूज ऑफ वर्क प्लेस। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच द लेबर्स आर फेसिंग। लिख लीजिएगा ये सारे प्रॉब्लम्स वेजेस की। ये जो भी आपका GS1 का पेपर है ना, GS1 के पेपर में बहुत प्यारा क्वेश्चन सोसाइटी में पूछा जा सकता है, माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम या लेबर्स की प्रॉब्लम। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स एज इट इज, ठीक है ना।
तो ये आई होप यू गॉट। इसके अलावा जो ऑथर ने कहा कि जो मेजर फोकस होना चाहिए वो विमेन वर्कर्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि विमेन वर्कर्स एक तो माइग्रेट करती हैं, और जब भी वो माइग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए प्रोटेक्शन और ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है ना। दे नीड अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, एंड गवर्नमेंट जो है दैट शुड कॉम्प्रिहेंसिवली असेस द सिचुएशन। इन कंडीशंस को गवर्नमेंट को असेस करना चाहिए, स्पेशली कोविड जो पैंडमिक है री रूट निकाल रहा है, दोबारा से आ रहा है, और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सबके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट अपने ऊपर ले। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। इंडियाज बिड टू बीट सर्वाइकल कैंसर। अब यहाँ पे बात चल रही, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये रोल आउट करेगा वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर टू द एज ऑफ 9 to 14 ईयर्स थ्रू स्कूल्स। 9 से 14 साल के लिए मतलब सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, पहले से प्रिवेंट करने के लिए 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनके लिए वैक्सीन निकाल रहा है गवर्नमेंट, और उसके लिए रोल आउट करेगा वैक्सीन प्रोग्राम फॉर 9 to 14 ईयर्स। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन जो है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन, इसने रिकमेंड किया इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV वैक्सीन, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन बोलते हैं। दिस विल बी अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एंड आपको पता होना चाहिए कि UIP इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम विच ऑफर्स फ्री वैक्सीन फॉर एटलीस्ट 12 डिसीजेस। फ्री वैक्सीन 12 डिसीजेस के लिए दी जाती हैं, एंड सक्सेसफुली इरेडिकेटेड डिसीजेस लाइक पोलियो एंड मैटरनल एंड नियोनेटल टिटेनस एंड ऑल। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि इसने किया है। आपको पता होना सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल डिसीज़ है अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए या इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड फॉर women in India, and it is a cause of a large number of deaths annually. It is caused by infection with the human papilloma virus. Human papilloma virus याद रखेगा, and इसका एक वैक्सीन भी है to protect against the cancerous HPV। ठीक है, तो ये आप ये याद रखेगा, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। अब याद रखेगा रोल जो इंडिजिनस HPV वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर्वावैक। याद रखेगा, द नेम ऑफ द वैक्सीन इज सर्वावैक, ठीक है ना। तो इट इज़ लाइकली टू बी रोल्ड आउट इन मिड 2023, एंड दिस वैक्सीन हैज़ गॉट द अप्रूवल ऑफ द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, एंड इसको क्लियर कर दिया गया है बाय द एडवाइजरी पैनल नाटागी, जिसको नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ना इम्यूनाइजेशन के ऊपर, उसने इसको किया है। वन टाइम कैचअप वैक्सीन है जो कि 9 से 14 साल की एडोलसेंट गर्ल्स को दिया जाएगा, है ना। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। कैग ऑडिट रिपोर्ट आई है असम के NRC के ऊपर। तो आप सबको पता है कि असम में NRC एक्सरसाइज हुई थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हुआ था। पहली बार NRC क्रिएट होता 1951 में असम में, टू आइडेंटिफाई दोज हु वर बॉर्न इन इंडिया एंड माइग्रेंट्स फ्रॉम अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, ठीक है ना। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डायरेक्शंस इशू किए टू इनिशिएट दिस एक्सरसाइज इन असम टू अपडेट द 1951 रजिस्टर, है ना। तो ऐसा नहीं कि असम में पहली बार हुई थी, 1951 के बाद दोबारा इसको अपडेट करना था। तो ऑब्वियस कहते हैं फाइनल लिस्ट हुई, एंड इसमें जो डिसेंडेंट्स है लिविंग इन असम बिफोर March 25, 1971, जो कट ऑफ डेट थी वो थी March 25, 1971। उसके पहले के जो लोग थे इंडियन सिटीजनशिप जिनको मिल गई थी, आइदर बीइंग रेसिडेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन असम बिफोर 25 March 1971, ठीक है ना। और इसके बाद जो लोग आए होंगे उनका कट ऑफ डेट के बाद के लोगों का डिपोर्टेशन होगा अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, एज पर द डिपोर्टेशन ऑफ द फॉरेनर्स एज पर द असम अकॉर्ड ऑफ 1985। तो असम अकॉर्ड 1985 में बात ऑलरेडी की गई थी, आप सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कैग ने क्या किया है, तो रिसेंटली द कैग यानी कि कॉम्पिटिटर डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि जो NRC की एक्सरसाइज थी उसमें बहुत सारी सीरियस इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली हैं। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको भी वायलेट किया गया है, जैसा कि जो मैं वेजेस थेफ्ट की बात आज मैंने आपको एडिटोरियल में बताई ना, वेज थेफ्ट इसमें भी देखने को मिला है। विप्रो को ये प्रोजेक्ट दिया गया था जैसे, तो विप्रो के ऊपर ही कहा गया है कि जिसने आउटसोर्स करके अलग अलग जो लेबर्स इंक्लूडेड थे उनको कम वेजेस दिए गए, जो मिनिमम वेजेस है उससे कम वेजेस दिए गए। तो विप्रो के भी अगेंस्ट इसमें कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो कैग ने कहा है कि इसमें वेजेस थेफ्ट का भी है, और इसके अलावा जो मतलब मिनिमम वेजेस नहीं पे की गई। दूसरा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर नेशनल रजिस्ट्रेशन था, उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई करने की बात कैग ने कही है, क्योंकि एक्सेस इरेगुलर एंड इनएडमिसेबल पेमेंट की गई। इसके अलावा जितने में बोला गया था कि एक्साइज हो जाएगी उसके 5 गुना ज़्यादा कॉस्टिंग लगाई गई है। तो ऑल दीज थिंग्स वर द इशूज़ और जो कि उठाए गए हैं कैग के द्वारा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी, आप मेरे साथ यहाँ बढ़ सकते हैं।
अब एक टूरिज्म रिलेटेड भी न्यूज़ है यहाँ पे, पार्लियामेंट्री पैनल पुल्स अप गवर्नमेंट फॉर फेलियर टू क्रिएट टूरिज्म काउंसिल। अब यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने गवर्नमेंट को मतलब बोला है कि भैया केवल आप नेशनल टूरिज्म पॉलिसी ड्राफ्ट कर देंगे तो इससे टूरिज्म सेक्टर नहीं बढ़ेगा, आपको जीएसटी काउंसिल के ही तर्ज पे एक नेशनल टूरिज्म काउंसिल बनाना पड़ेगा, उसको आप फास्ट ट्रैक करें। तो ये सजेशन आप लोग लिख लीजिएगा कि अभी ये स्नेल स्पेस पे चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है, आपको क्या करना है, एक नेशनल टूरिज्म काउंसिल बनाना है विच विल बी फॉर्म्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन द कंट्री। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ताइवान एक्सटेंड्स मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस टू 1 ईयर साइटिंग थ्रेट्स फ्रॉम चाइना। तो ताइवान एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन होगा मिलिट्री सर्विस पे, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस। पहले मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस 4 मंथ की थी पहले, अब 4 महीने से बढ़ा करके 1 साल कर दी गई, साइटिंग थ्रेट्स फ्रॉम चाइना। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आप याद रखिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन में गेट $2 बिलियन इंसेंटिव। तो इंडिया जो है प्लान कर रहा है $2 बिलियन इंसेंटिव प्रोग्राम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए लगभग मतलब $2.2 बिलियन या 180 बिलियन रुपीज़ जो है इंसेंटिव है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, दैट इज अ थिंग विच इज़ इंडिया। हाइड्रोजन आप सबको पता है कि इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल, इट कैन बी मेड बाय स्प्लिटिंग वाटर विद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा वाटर को ब्रेक कर दिया जाता है, फिर हाइड्रोजन को निकाला जाता है, फिर हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है आपके फ्यूल के रूप में। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, तो जो हाइड्रोजन निकलती है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, यही आपका ग्रीन हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, इसके अलावा आपका ब्राउन हाइड्रोजन होता है जिसमें कि कोल का यूज़ किया जाता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है अगर नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है, और ब्लू हाइड्रोजन होता है अगर आप नेचुरल गैस तो यूज़ कर रहे हो लेकिन आप जो एमिशन हो रहा है उसको कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज भी कर रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज इट फॉर द डे, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।